नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे घूंघट में सिमटे उन चेहरों की जिन्होंने खेतीबाड़ी के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाई है। जी हां, अभी तक महिलाओं को आपने केवल खेतीबाड़ी के कामों में सहयोग करते देखा होगा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। आज महिलाएं पुरुषों की भांति खेतीबाड़ी के क्षेत्र में सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। आज उसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिला बांका के गांव झिरवा की एक महिला किसान विनीता कुमारी से, जो कि अत्याधुनिक तकनीक से मशरूम के स्पॉन को तैयार कर अच्छी आय कमा रही है। तो चलिए देर किस बात की, मिलते हैं विनीता कुमारी से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। बांका जिले के गांव झिरवा में रहने वाली महिला विनीता कुमारी सामान्य तौर पर एक गृहिणी थी। फिर उन्होंने 2012 में मशरूम की खेती करने के लिए प्रशिक्षण लिया और मशरूम उत्पादन के काम में जुट गई। लेकिन फिर उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ा, जिसमें से मशरूम के बीज का समय से न मिलना एक बड़ी समस्या थी। और ये समस्या केवल उन्हीं की नहीं थी, बल्कि अन्य मशरूम उत्पादक किसानों की भी थी। फिर एक दिन विनीता कुमारी ने घर पर ही मशरूम बीज तैयार करने की ठान ली और उसके लिए उन्होंने 1 माह तक ट्रेनिंग ली। फिर जब ये कारोबार शुरू हुआ तो उन्होंने सफलता का वो मुकाम पाया जहां तक कुछ गिने चुने किसान ही पहुंच पाए हैं। मैं 2012 में मशरूम का ट्रेनिंग बांका केवीके में ली थी और अपना ट्रेनिंग लेके अपने घर में हम उगाना शुरू कर दिए। वही उगाते हुए देखते कई महिलाएं इस काम में लग गई और वो लोग भी उगाने लगे और उगाते उगाते सबको मतलब बीज का डिमांड बढ़ते गया। इसका बहुत मतलब हम लोग को मारामारी था, बीज मिलता नहीं था। कहीं पूसा जाते थे, कहीं समस्तीपुर से, कभी पटना, कभी नालंदा, वहाँ से लाते लाते हम लोग का बीज बहुत खराब हो जाता था, बहुत नुकसान में रहते थे। तब सोचे क्यों नहीं हम इसका स्पॉन का ट्रेनिंग लिया जाए और हम अपने यहाँ स्पॉन बना के अपना किसानों को दूर करें। तब फिर जाके हम अपना 1 माह तक पूसा यूनिवर्सिटी में 1 माह तक ट्रेनिंग किए मशरूम स्पॉन बनाने का। उसके बाद हम वहाँ से घर आए और कुछ रुपया जमा किए। तब 12,000 में छोटा सा ऑटोक्लेव खरीदे और हम अपना बीज बनाना शुरू कर दिए। विनीता देवी की लगन और मेहनत ऐसी रंग लाई कि आज सब उनकी प्रशंसा करते हैं। आज ये महिला किसान अपने गांव ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में मशरूम का स्पॉन तैयार करती है और उसे बेचती है। इसके बाद मेरा अन्य जिला से भी मेरे यहाँ डिमांड आने लगा बीज का। हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। 10 से 12 केजी मेरा पर दिन तैयारी होता था, मांग था 50 केजी 40 केजी का डिमांड था। तो हम सोचा क्यों नहीं इस पे हम अपना इससे बड़ा ऑटोक्लेव अपना लैब लगा लें और किसानों को बीज को दें। इनका कहना है कि मशरूम का बीज तैयार करने के लिए अत्याधुनिक यंत्रों की जरूरत होती है, जो कि काफी महंगे होते हैं। इसके लिए उन्होंने शासकीय अनुदान का लाभ लेकर यंत्रों की खरीदी की और अपना लैब बनाया, जिसमें ये प्रतिदिन 40 से 45 किलोग्राम स्पॉन तैयार करती हैं। तो धीरे धीरे हम गए कृषि विभाग, आत्मा उद्यान विभाग, बागवानी मिशन, वहाँ से हमको कुछ मतलब दिए, कुछ बैंक गए, यूको बैंक भी हमको मदद किए, वहाँ से लोन दिए। उसके बाद हमको
50% अनुदान था, 50 मतलब अपना था, वो लगा के हम अपना 15 लाख का अपने यहाँ यूनिट लगाए और अभी हम 30 से 40 केजी पर दिन स्पॉन तैयार कर रहे हैं और अन्य जिलों में दे रहे हैं। भागलपुर है, लखीसराय है, बेगूसराय है, सिवान, इस सब जगह पे हम अपना बीज किसान को मुहैया करा रहे हैं और ताकि हमको भी रोजगार मिल रहा है और किसान को भी रोजगार मिल रहा है, वो भी मतलब आत्मनिर्भर बन रहा है और हम भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इनका कहना है कि मशरूम का बीज तैयार करना काफी कठिन और परिश्रम भरा है, लेकिन अगर इसे सावधानी पूर्वक किया जाए तो वो बेहतर और आसानी से मशरूम का बीज तैयार कर सकते हैं। स्पॉन जो बनता है धान और गेहूं का बनता है, ज्यादातर अधिक आदमी गेहूं पर बनाता है, लेकिन हम धान पे बनाते हैं क्योंकि खास बात यह है धान पे बनाते हैं कि मतलब धान का बीज टिकाऊ होता है और अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। जैसे गेहूं लिए, धान लिए, उसको अच्छी तरह से साफ सफाई करके उसके बाद हम पानी में धो लेते हैं, धो के उसके बाद हम उबालते हैं, अध पका करते हैं, अध पका करने के बाद उसको छान लेते हैं, छान के उसके बाद उसको साफ जगह पे प्लास्टिक पे सुखा देते हैं, आधा सुखा के उसके बाद 10 ग्राम कार्बोनेट और 20 ग्राम सल्फेट मिलाते हैं। उसके बाद हाफ केजी या 1 केजी का पैकिंग करते हैं। पैकिंग करके उसके बाद कॉटन लवर लगा के उसके बाद 2 से 2.5 घंटा ऑटोक्लेव करते हैं। उससे फिर निकाल के हम यूवी लाइट में देते हैं, नेमनार में देते हैं। उसके बाद यूवी चलाते हैं आधा घंटा, यूवी जला के उसके बाद बंद कर देते हैं। फिर एयर चला के स्पिरिट लैम्प के सामने उसको कल्चर डालते हैं। कल्चर डालने के बाद वो 10 से 15 दिन में वो तैयार हो जाता है। उसके बाद हम मार्केटिंग के लिए भेज देती हूँ और उसमें लागत 50 रुपया है, 50 रुपया बचत है और समय समय पर हमको वहाँ जानकारी मिलती है और हर चीज का हमको अनुभव देती है। और अभी हम कमा रहे हैं 35 से 40 हजार और हम किसान भाइयों को कहेंगे इसमें जुड़े और इस तरह मेरे तरह काम करें और बहुत आगे ऊंचाइयों तक पहुँचे। इस तरह किसान भाइयों थोड़ी सी मेहनत और लगन से आप भी विनीता कुमारी की तरह सफल किसान बन सकते हैं और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार का साधन उपलब्ध करा सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। प्रदेश के बहुत से किसान रबी में चना, मटर, मसूर जैसी विभिन्न दलहनी फसलों की खेती करते हैं और अभी ये फसलें बढ़वार की अवस्था पर है। फिलहाल मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इन फसलों पर विभिन्न रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, तो किसान इन रोगों की पहचान कर रोकथाम के कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर AP भगत। जान रहे हैं कि अभी जो समय हम लोगों का रबी फसल का समय है, इस रबी सीजन में हम लोग रबी फसल के दलहनी जो फसल हमारे हैं उसमें मुख्यतः चना और मसूर की खेती होती है और उसके बाद हम लोग कुछ क्षेत्र में हम लोग मटर की खेती करते हैं। तो ये इस फसल में हम जो लोग जो खेती करते हैं, इस फसल पर बहुत से का रोग भी आते हैं जिसकी चर्चा हम आपको कर रहे हैं। इसमें जो मुख्यतः जो रोग लगता है दलहनी फसल में कि जब आप बोते हैं तो देखते हैं पौधा सूखने लगता है। 1 महीने के अंदर में पौधे की संख्या जो है सूखने लगता है। क्यों होता है ऐसा? इसके 2 कारण हैं। जड़ में के पास में सूखने के 2 कारण, 2 तरह से सूखते हैं। यह फफूंद जनित रोग है और इस फफूंद जनित रोग के कारण हमारे पेड़ पौधे, हमारे चना के हो, मसूर हो या मटर हो,
अपन सूखने लगते हैं। सबसे प्रमुख रोग है उकठा, जिसे विल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम नामक फफूंद से होता है। इसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा तने को लंबवत चीरने पर तंबाकू के रंग की एक धारी दिखाई देती है। कभी कभी देखते हैं क्या पूरे पौधा जो है जड़ के अंदर जो जिससे पानी ले रहा है और उसमें यह वृद्धि करके उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे चापाकल में एक ईंटा डाल दिया तो पानी, बोरिंग में एक ईंट पाइप में पड़ जाए तो पानी कम निकलता है, बाधा उत्पन्न होता है। उसी तरह पूरे वह जकड़ लेता है, जो पानी का वहन करता है, ऊपर पत्ती तक जो पहुंचाता है वह जकड़ जाता है, जिससे कारण पौधे सूख जाते हैं। इसमें पूर्ण अवस्था में भी पौधे सूखते हैं और तो क्या होता है पूरे पौधे सूख जाएंगे। कभी कभी देखते हैं अंश रूप से पौधे सूखते हैं, कुछ हिस्सा इसका डाली का सूख गया, कुछ हिस्सा नहीं सूखा। तो यह जो 3 रोग है, 3 तरह के जो हम रोग बताए, जमीन आधारित है। जमीन के द्वारा ही फफूंद का निवास होता है जमीन में, उस जमीन के द्वारा यह पौधे के में पहुंच जाता है, जिससे वह सूख जाता है। उसके बाद आता है कि ऊपरी हिस्सा जो फोलियर कहते हैं, माने हवा में रहता है, पत्ती डंठल, उसमें हमें अभी रबी में ज़्यादातर मटर में देखेंगे क्या होता है कि पूरे मटर उजला रंग का हो जाता है। यह पाउडरी मिल्ड्यू है। इस पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है, माने उजला पाउडर पौधे पर छिड़का रहता है। ऊपर में अवयव जो है हवा में जो पौधे का अंश है, जैसे पत्ती है, तना का जो डंठल है, टेंड्रिल बोलते हैं, वो सब भी खराब हो जाता है। इस पाउडरी मिल्ड्यू एक तरह का हमारा फफूंद के द्वारा होता है, पूरे पौधे को छा जाता है। इसका लक्षण हम छीमी पर भी देखते हैं, फल पर, मटर के फल पर भी देखते हैं। क्या होता है कि मटर के फल में ये उजला पाउडर में हो जाएगा, जिसका वजन कम जाएगा मटर का। उसके बाद एक और रोग होता है, फिर दोबारा देखते हैं कि चना में और मसूर में। मसूर में क्या होता है, जहाँ ओस ज़्यादा पड़ गया वहाँ एक स्टेमफाइलियम ब्लाइट का प्रचलन, मैंने रोग का आक्रांत होता है। स्टेमफाइलियम ब्लाइट भी एक फफूंद है जो पूरे मसूर के फसल को, जहाँ ज़्यादा कुहासा लगा हो, जहाँ ज़्यादा देर तक पानी जमता हो, मैंने पाया गया हो, वहाँ पर यह ज़्यादा फैलता है और पूरे उस तरह आपका झरकने जैसा पौधा बन जाता है। तो हमारे फसल में चना, मसूर और मटर, इन फसल में इतने तरह की बीमारियां देखने को मिलता है। चने की फसल को उकठा रोग से बचाने के उपाय: रोग रोधी किस्में लगाएं। जिस खेत में उकठा रोग लगा हो उसमें 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। बीज को बुवाई से पूर्व फफूंदनाशी 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज को उपचारित करके बोएं। चने की बुवाई 25 अक्टूबर से पूर्व करें। किसान भाई, अब हम इसका उपचार करना है। तो आप जान रहे हैं कि यह फफूंद के कारण होता है। तो फफूंद के लिए हम लोग जो दवाई उपयोग करते हैं, मैनकोजेब नाम का आप जो जानते हैं, कार्बेंडाजिम जानते हैं, और अन्य दवाई पाउडर नुमा है, यह दवाई का उपयोग हम लोग करते हैं। इसके कम्बिनेशन भी बाजार में मिलता है। इस दवा का भी हम छिड़काव के रूप में उपयोग करते हैं। बीज उपचार में भी करते हैं। तो बीज उपचार के लिए हम लोग और दवाई 1-2 का उपयोग करते हैं, जैसे कैप्टान है, थीरम है। इसका बीज में हम लोग मिला करके सबसे पहले बीज की बुआई करते हैं। इसी तहत हम लोग बीज उपचार में एक ट्राइकोडर्मा करके एक हमारे यहाँ बाजार में अपने एक जैविक हमारा फफूंद है ट्राइकोडर्मा, जिसका उपयोग करके हम बीज में मिला देते हैं 5 ग्राम, 1 किलो बीज में 5 ग्राम पाउडर मिला के हम इसका उपचार करते हैं। अगर हम फफूंदनाशक के जगह ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें, बीज उपचार करें, ज़्यादा फायदेमंद है। फोलियर जो स्प्रे है, स्प्रे जो हम फफूंदनाशक से ही करेंगे। मैनकोजेब 2.5 ग्राम लेते हैं और आपका कार्बेंडाजिम हम 1 ग्राम 1 लीटर पानी में लेके छिड़काव करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। नींबू के
बागों से अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए इनकी सही देखरेख करना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखरेख की कमी होने पर कई समस्याएं आती है, जिससे पौधों पर फूल और फल कम लगते हैं और रोग कीट भी नुकसान करते हैं। इसलिए ऐसी समस्याओं से पौधों को बचाने के लिए नींबू के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव। अभी ये जो बाग आप देख रहे हैं ये फल विज्ञान विभाग के अंतर्गत है और यहाँ पे नींबू के पौधे लगे हुए देख रहे होंगे आप। नींबू वर्गीय फलों में यहाँ पे कागजी नींबू भी है, किन्नो, मौसमी माल्टा, ये 3 तरह के फल वृक्ष यहाँ पे आपको लगे हुए दिख रहे होंगे। नींबू एक ऐसा फल है जिसकी आवश्यकता हर घर में है और प्रतिदिन ही है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 50 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए होता है, तो उसकी पूर्ति के लिए कुछ न कुछ आपको ऐसे फल खाने चाहिए जिससे कि आपके शरीर की आवश्यकता पूर्ति होती रहे। और नींबू में 3 बहार आती हैं। बहार का मतलब ये है कि इसमें कब फूल आता है, कब फल आता है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो इसमें एक अम्बे बहार है, एक मृग बहार है और एक हस्त बहार है। 3 समय है इसमें फूल आने का। अम्बे बहार का मतलब ये हुआ कि जब आम में बौर आता है उससे हम इसको बोलते हैं अम्बे, यानी कि फरवरी मार्च में फूल आते हैं। दूसरी बहार आती है हमारी मृग बहार, जिसमें कि मई जून में फूल आते हैं। और तीसरी बहार है हमारी हस्त, जो कि सितंबर अक्टूबर में फूल आते हैं। फरवरी मार्च में जो फूल आते हैं उसके फल जो पक के तैयार होते हैं वो लगभग जून जुलाई के आसपास पक के तैयार होते हैं। और जब मई जून में बहार आती है उसके फल आपके सितंबर अक्टूबर के आसपास तैयार होते हैं। और जब सितंबर अक्टूबर में हस्त बहार आती है ये फल आपको जनवरी फरवरी के आसपास मिलते हैं। खास तौर से देखा गया है गर्मी के दिनों में, जिस समय बहुत ज़्यादा प्रचंड तापक्रम होता है, उस समय नींबू की आवश्यकता ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ ही एक वैरायटीज़ हैं जो कि प्रचंड गर्मी में मई जून के महीने में आपको फल दे पाती हैं। अधिकतर फल जो हैं या तो आपको सितंबर से लेके और दिसंबर के बीच में मिलेंगे या फिर आपको फरवरी मार्च के आसपास मिलेंगे। और यहाँ की जो हमारी जलवायु है, यहाँ पे देखिए बारिश जो है कम है। औसतन जो हमें बारिश मिलती है यहाँ पे पूरे वर्ष जहाँ 700 से लेके 850 मिलीमीटर के आसपास की बारिश मिलती है। अब अगर कीड़े और बीमारी की बात करें तो इसमें सबसे अधिक जो प्रकोप मैंने आपको बताया नींबू में वो कैंकर का होता है। कैंकर एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो कि बारिश में फैलता है। अगर एक पौधे में कैंकर हो रखा है और आपने पूरी तरह से देखभाल नहीं की तो एक पौधे से दूसरे पौधे में, दूसरे से तीसरे पौधे में वर्षा की बूंदों से फैल सकता है। तो इसके लिए आपको करना यह है कि बारिश होने से पहले ही एक प्रोटेक्टिव स्प्रे ब्लू कॉपर का और स्टेप्टोसाइक्लिन का आप कर दीजिए, तो ये जो बैक्टीरिया जनित कैंकर रोग है इससे आप बच सकते हैं। नींबू का डाईबैक रोग ये कवक जनित रोग है। ये रोग शाखाओं को प्रभावित करता है। रोगी शाखाएं शीर्ष से लेकर नीचे की ओर सूखने लगती हैं। ये शीर्ष से नीचे की ओर सूखने की प्रक्रिया पीली होकर सूखती एवं गिरती हुई पत्तियों एवं तने पर गोंद के निर्माण के साथ बढ़ती जाती है। अंततः संपूर्ण पौधा सूख जाता है। तो उस तरह की टहनियों को आप काट के जला दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, उससे रोग फैलने नहीं पाएगा। साथ ही साथ आप इस पे अगर बोर्डो मिक्सचर 250 यानी कि 2 किलो नीला था 2 किलो चूना 250 लीटर पानी, इसका एक घोल बना के बोर्डो मिक्सचर अगर आप साल में 3 बार कर देते हैं तो इस तरह के रोग से आप बच सकते हैं। कीड़ों में इसमें कई तरह के कीड़े आते हैं, जैसे सिट्रसिल्ला है, लेमन बटरफ्लाई है, ये इनका प्रकोप इस पे ज्यादा होता है। लीफ माइनर का प्रकोप होता है, थ्रिप्स का प्रकोप होता है। तो कोशिश ये करें कि जिस तरह के कीटों के लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, प्रति पत्ती कितने कीट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, उस हिसाब से वैज्ञानिक सलाह लेके नियमित समय अंतराल पे उसमें किसी न किसी अगर कीटनाशक का आप छिड़काव करते रहेंगे तो कीटों से आप बचाव कर सकते हैं। और जब पूरी तरह से वृक्ष आपका विकसित हो जाए, यानी कि 6 या 7 साल का हो जाता है, तो आपको बढ़िया फलत उसमें मिलनी चालू हो जाती है। और प्रति वर्ष आपको 50 किलो से लेके और 1.5 कुंटल तक, ये 10 साल के पौधे में आपको इस तरह की उपज प्राप्त हो सकती है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है,
बालोर जिला दरभंगा के अमित मिश्रा ने आपने गेहूं की फसल में माहू कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम गेहूं की फसल में लगने वाले प्रमुख कीड़े मकोड़ों, उनके लक्षण, उनकी पहचान करना, उनके प्रबंधन की तकनीकों के बारे में परिचर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख कीड़े की बात करते हैं, जो हमारा रूट एफिड या आप बोलते हैं उसको जड़ माहू या लाही लोकली जो बोलते हैं, इस कीड़े का प्रकोप पूरे फसल में 2 बार इसके आक्रमण होने के चांसेस रहते हैं और होते हैं ज़्यादातर। है ये माहू या लाही अगर हम बात करें तो ये पत्तियों से, कोमल पत्तियों से रस चूसेंगे, उनके टहनियों से रस चूसेंगे, या जो तने अभी बढ़वार और वृद्धि की तरफ में है उनसे ये रस चूस करके उनको रस विहीन बना देंगे, जिनसे उनमें सिकुड़न जैसी आ जाएगी और आपको लगेगा जैसे गलने जैसा दिखता है। अगर आप अपने खेत में इनकी पहचान के लिए जाके देखेंगे तो किसान भाई को हम एक सलाह देंगे कि अपने खेतों में कम से कम 3-4 दिन के अंतराल पर, जब भी मौसम में बदली जैसा अगर असर कुछ दिखे तो उस समय अपने खेतों की तहकीकात करनी चाहिए। फिर फरवरी महीने से लेकर करके मार्च महीने तक का भी होने के आसार रहते हैं। अगर उन महीनों में हुए तब तक हमारे गेहूं की फसल जो अपनी वानस्पतिक वृद्धि के चरम सीमा पे रहती है, यानी कि परिपक्वता अवस्था की ओर अग्रसर रहती है। प्रबंधन के लिए अगर आप थायोमेथाक्सम एक दवा आती 25% WG, अगर इस दवा की या इमिडाक्लोपिड 17.8 SL 17.8 SL, इन दोनों में से किसी भी दवा का 1 ग्राम या 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल करके इनका खड़ी फसल में हमें छिड़काव करने से लगभग 20 से 21 दिन तक इनका असर रहता है और हम बचा सकते हैं। यदि अगर शुरुआती अवस्था या अगर लेट अवस्था में यदि अगर माहू के कीट का प्रकोप होता है तो 21 दिन के अंतराल पर पुनः एक बार फिर से हमें छिड़काव कर देना चाहिए। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसानों की आमदनी बढ़ाने में अन्नदाता कार्यक्रम कर रहा अहम योगदान। पॉली हाउस में गुलाब की खेती करना है फायदे का सौदा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। जॉन